मैं जरा नोट कर दूँ शायद पता न चलो। लोग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो एक्सरसाइज वहाँ से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि गलत यहाँ पर कुछ और आंसर लगा होता है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है। कर लें तो मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे लेक्चर्स में एक ही मसला है, मैंने जो रिकॉर्ड किए थे वो कर लिए थे इस तरह के दूसरी बॉडीज के भी काम आ जाए, सीएमए के भी काम आ जाए, उनके भी काम आ जाए, तो वो जब आप मैं आपको दे दूंगा, जब आप पढ़ें तो एक ही काम करना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोड़ देना। उसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए होंगे, वो छोड़ देना, बाकी आप पढ़ लेना, कोई बड़ा मसला नहीं, ठीक है। अच्छा बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट कवर, माइक्रो इकोनॉमिक क्या किस चीज को नहीं कवर कर सकती? देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर तो आएगा ही इसमें, क्योंकि एक कंज्यूमर की थ्योरी है। एक फर्म का बिहेवियर भी आ सकता है, और एक सिंगल मार्केट का एनालिसिस भी आ सकता है। क्या नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो है, ये बाकायदा तौर पे एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है, जर्नल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय, वो केन्स ने लिखी थी किताब, तो ये उसका नाम है, वो है ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब। और वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो एक बंदे का नहीं होता, पूरी कौम का होता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट कवर, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कवर नहीं करेगी? तो सीधी थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर कवर नहीं करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट इसका पार्ट है, पब्लिक डेट यानी हुकूमत का कर्जा, और इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, ये सब कवर कर सकती है। विच वन इज नॉट ए पार्टिसिपेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के एजेंट थे चार, इसमें से एक एजेंट वो कह रहा है गलत है, स्टूडेंट्स नहीं थे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ये वही बात कर रहा है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, राइट बच्चों? अच्छा, विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? एयर, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, विच वन इज नॉन ह्यूमन फैक्टर? लैंड इज अ नॉन ह्यूमन फैक्टर, बिकॉज ये इंसान ने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया, टोटली अल्लाह ताला की हो। वैसे तो इंसान भी जो करता है अल्लाह की ही ने हिम्मत दी होती है। अच्छा बच्चों, इंटरेस्ट इज रिवार्ड ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। डिमांड फॉर लैंड इज ड्राइव डिमांड। असल में ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, किसी की भी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, क्या होती है? ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड का मतलब इनडायरेक्ट डिमांड होता है। इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब ये होगा कि देखिए, जब भी दुनिया में खुराक की जरूरत पड़ेगी, जब भी दुनिया में खुराक की जरूरत पड़ेगी, लैंड की जरूरत पड़ेगी, ऐसा ही है, तो ड्राइव हुई ना, ठीक है जी। इसी तरह लेबर है, किसी खास चीज की लेबर है, जो भी वो बनाती है उसकी डिमांड कब बढ़ेगी? जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी जो कि वो बनाते हैं, राइट बच्चों? अच्छा, तो अब देखा जाए आगे आ गया, गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, लो जी यहीं से पता चल जाएगा। मैरिड गुड्स यानी जिनका लॉन्ग रन इम्पैक्ट पॉजिटिव है, वो मैरिड गुड्स है। नेशनल डिफेंस एग्जांपल है किस चीज की बच्चों? पब्लिक गुड्स। ये नेशनल डिफेंस सबके लिए है, ऐसा नहीं कि एयरफोर्स सिर्फ बनी है रायवेंड के लिए या बनी है लाहौर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बनी है, सबका हक है उसमें। अच्छा, गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेज एज इनकम ऑफ हाउस होल्ड। जब इंसान अमीर और किसी चीज का इस्तेमाल छोड़ दे तो इसका मतलब वो गुड क्या है? इंफीरियर। रैशनल बिहाइंड कर्वेचर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व इज, क्या बच्चों? राइजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि देखिए, जब भी हम इधर से इधर जाते हैं तो पहला एक्सचेंज 1-1 का है, दूसरा एक्सचेंज 3-1 का है, तीसरा एक्सचेंज 6-1 का, और अगला एक्सचेंज है वो क्या बच्चों? 10-1 का। ऐसे ही बच्चों, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही। अच्छा, अबव गिवन पीपीएफ दिया हुआ उन्होंने, पीपीसी भी इसको कह देते हैं हम। तो वो कहता है कि इसके अंदर विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू? सारी सही है। ए इनएफिशिएंट है, सी अनअटेनेबल है, बी मोस्ट एफिशिएंट है, बिल्कुल सही है।
प्री प्राइस मैकेनिज्म, कंपटीशन, सेल्फ इंटरेस्ट, किस चीज का सिस्टम आता है आपके जहन में? सारा निजाम डिमांड सप्लाई से चल रहा है, कंपटीशन फ्री है, सेल्फ इंटरेस्ट इंसान को मौजम है या मुकद्दम है, तो ये कैपिटलिज्म। अच्छा बच्चों, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कैपिटल एक्यूमुलेशन, लेस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, किस में आते हैं बच्चों? कैपिटलिज्म। ठीक है जी। लेकिन लेस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ये काट दें, लेस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, बल्कि ऐसा करें, आप इसमें से लेस को काट दें। अब सही है। ठीक है, लेस का वर्ड काट दें, काट दिया। अब पढ़े, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कैपिटल एक्यूमुलेशन, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी, कैपिटलिज्म पक्का हो गया। अच्छा, विच वन इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ सोशलिज्म? क्या हाल है बच्चों, ये उसका क्या है? शाबाश, ये उसका मेरिट है, एडवांटेज है। उसके अंदर मोनोपोली नहीं होती। कार्टेल का मतलब क्या होता है? उसमें मोनोपोली नहीं होती, ये उसका एडवांटेज है, बाकी तीनों डिसएडवांटेज। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, विच वन इज नॉट प्रोहिबिटेड इन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम? क्या बच्चों? नॉट प्रोहिबिटेड, देखिए, इन्वेस्टमेंट इन प्रोहिबिटेड बिजनेस, ये तो नहीं होगा। शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसेट बैग, ये सारे हराम है। सिर्फ एक है, पैसे कमाना हलाल है, लेकिन मनी मेकिंग बाय नॉट फ्रॉम मनी, फ्रॉम गुड्स आर्टिकल्स, यानी पैसे से पैसा नहीं बना सकते। बाकी आप चीजें बना के बेचें, चीजें उगा के बेचें, चीजें खरीद के बेचें, ये सब मनी मेकिंग आपको अलाउड है। ठीक है जी। A leasing arrangement whereby bank buy an item for customer and then leases it back them over an agreed time period। क्या होगा बच्चों? पक्की बात है, चलो मान लेते हैं। ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ऑप्शन, बेसिक चीज ये है कि तुम्हारे रिसोर्सेज जो है वो क्या है? एलोकेट रिसोर्सेज बिटवीन अल्टरनेटिव यूजेस, ये बेसिकली डेफिनेशन है ना इकोनॉमिक्स। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? सेंट्रल प्रॉब्लम तो यही है, to ensure all resources are fully exploited, to overcome inequalities in income। मेन प्रॉब्लम ये है, रिसोर्सेज कम है और ख्वाहिशात लातादार। क्या हाल है? और हमें रिसोर्सेज को अच्छे मुतबादिल पे खर्च करना है। आप यहाँ रॉबिन्स भी लिख लो ना, याद आ जाएगा रॉबिन्स। याद है आपको? क्या हाल है बच्चों? वसाइल महदूद हैं और वांट्स बहुत ज्यादा हैं, और इंसान सोचता है कि ऐसी वांट पे पैसे लगाऊं जो ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, रिसोर्सेज कम, वांट्स ज्यादा। अच्छा बच्चों, रिसोर्सेज एलोकेशन रेफर्स टू अपॉर्शनमेंट ऑफ। जी बच्चों, रिसोर्सेज एलोकेशन रेफर्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ, क्या बच्चों? प्रोडक्शन कैपेसिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, क्या बच्चों? इसमें से कौन सा ऑप्शन मुझे लेना चाहिए, बताइए। क्यों भाई? सी बच्चा बता रहा है, देखो सही है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे रिसोर्सेज है ना। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? सही कह रहा है। अच्छा बच्चों, नेम ऑफ लिनल रॉबिन्स बुक। ठीक है जी, पक्की बात है, ये वाली। अच्छा, डैश इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व एथिकल पर्सपेक्टिव एंड नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस, कौन सी इकोनॉमिक्स है ये? एथिकल पर्सपेक्टिव भी है, फेयरनेस भी है, नॉर्मेटिव। क्या हाल है बच्चों, जरा चेक कीजिएगा इसका आंसर। बी दिया हुआ। पॉजिटिव ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट पे होती है।
नहीं बेटे, ये नॉर्मेटिव हो गया। नॉर्मेटिव में बंदा कहता है ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं। याद कीजिए, जो पॉजिटिव साइंस है वो तो कहती है कि कॉज एंड इफेक्ट, ये हुआ तो ये नतीजा निकला। नॉर्मेटिव वाले आगे कहते हैं कि यार ये जो हुआ है ये सही नहीं है, ये फेयर नहीं है। तो जब फेयरनेस की बात हो रही है तो मुझे तो आई एम श्योर कि ये नॉर्मेटिव है। राइट बच्चों? द सिस्टम इन विच गवर्नमेंट कीप्स इट्स हैंड ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन इज कॉल्ड। क्या हाल है बच्चों? ये तीनों एक ही नाम है बच्चों। ए सिस्टम इन विच गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, आप उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है ना? और इसका दूसरा नाम क्या है? ये सारे आपको आने चाहिए। फ्री मार्केट। ये तीनों एक ही नाम है जिसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब डिमांड एंड सप्लाई से चलने वाली इकोनॉमी। जब हुकूमत का कोई रोल नहीं है तो उसका नाम क्या रखेंगे? फेयर इकोनॉमी। हुकूमत नहीं है, सब कुछ डिमांड सप्लाई से हो रहा है, उसी का नाम क्या है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सही होगा बच्चों? अच्छा, तीनों एक ही नाम है। A centrally planned economy which seeks maintain full employment can achieve this because। जी बच्चों। तो सोशलिज्म में गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि सारे के सारे वर्कर जो है वो क्या करें? शाबाश। ठीक है, तो ये रोहान बता रहे हैं कि इसका आंसर डी है। सही बच्चों? अच्छा जी। व्हाट मस्ट बी ट्रू ऑफ ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट के हवाले से क्या ट्रू है? मेरे ख्याल में ये गलती से लग गया इनसे। हमें स्टेटमेंट्स के बारे में कोई बात इन्होंने पढ़ाई नहीं है ऐसे। दे नेवर taught us about that. The cost of next best alternative, opportunity cost। अच्छा बच्चों, इन द प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस। डी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो अप्रोच से बाहर निकल गए। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगी? ठीक। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मूव एन इकोनॉमी पीपीएफ आउटवर्ड, यानी पीपीएफ बाहर की तरफ कब जाएगा? लेबर स्किल बढ़ जाए, क्या हाल है बच्चों? तो या टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए, या नेचुरल रिसोर्सेज दरियाफ्त हो जाए। उसमें से ये ए सही लग रहा मुझे। अच्छा, इन इकोनॉमिक्स ए गुड इज कॉल्ड स्कार्स इफ। क्या हाल है? अगर उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। क्या हाल है बच्चों? कहते हैं आने वाले दौर में ताजा हवा भी बिका करेगी। कंटेमिनेटेड माहौल दुनिया का इतना हो जाएगा, ताजा हवा बोतल में मिला करेगी। बंदा कहेगा यार 1.5 बोतल दे दो ताजा हवा, फिर उसमें नाक घुसा के सांस लेगा ताजा है भाई। एक एक ख्याली तस्वीर बनाई हुई कार्टून में उसने कि आने वाले दौर में ताजा हवा भी बिका करेगी। अच्छा बच्चों, मैं एक दफा गया था चाइना बॉर्डर। वो है उसके कहते हैं हंजराब पास। वहां पे एक खातून की तबीयत खराब हुई थी, उसकी आंखें बाहर आई हैं। तो मुझे नहीं पता ये क्यों है, लेकिन वो वहां पे निम्को थी, मैं निम्को खाई। तो जब मैं निम्को खा रहा था मेरा सांस फूल गया। मैंने घर वालों को कहा यहाँ खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ सांस लेने पे तवज्जो दे, क्योंकि हाई लेवल पे जाके क्या कम हो गई थी? ऑक्सीजन। लेकिन वहां जाके मुझे एहसास हुआ कि एक छोटा सा सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, वो साथ लेके आना चाहिए। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो घर वाले कहते क्या करना चाहिए? कुछ कुछ सोल्यूशन। मेरा ख्याल ऑक्सीजन ही सोल्यूशन है, यहाँ वहां से भागना पड़ेगा। क्या? अच्छा अच्छा, सीपीआर है फिर आसान तरीका। यहाँ लोग ब्रश ही नहीं करते टाइम पे, सीपीआर बने जा। अच्छा बच्चों, तो ऑक्सीजन जो है वो उसके लिए सिलेंडर एक रख लेना चाहिए ऐसी जगह जाने से पहले। अच्छा बच्चों, इन कॉमन इकोनॉमी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय गवर्नमेंट डिसीजंस। ठीक है ना? मार्केट फोर्सेस तो काम ही नहीं करेंगी यहाँ पर।
गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी, यानी ना पैसे देने पड़े ना आप किसी को इस्तेमाल से रोक सकें। कौन सी गुड है? पब्लिक गुड्स। ना अदायगी करनी पड़ी, अगर अदायगी होती तो फिर नॉन वो क्या कहते हैं, राइवलरी भी होती, एक्सक्लूडेबिलिटी भी होती। ए गुड में बी क्लास्ड एज डैश इफ कॉजेज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। क्या बच्चों? मेरिट। अच्छा बच्चों, गुड्स विच आर क्या है बच्चों? डीम टू बी सोशली अनडिजायरेबल आर नोन एज। जी बच्चों, सोशली हम चाहते नहीं कि ये हो। क्या हाल है बच्चों? गुड्स विच आर डीम टू बी सोशली अनडिजायरेबल आर नोन एज। मेरा हाल है ये डिमांड यहाँ लिखना था इसने, डी मैरिड गुड्स। डिमांड गुड्स तो होती कोई नहीं, तो फिर डी से ही हो जाना था, है ना? तो ये डी मैरिड गुड होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा विच वन, अच्छा पीपीएफ कॉनकेव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है ना बच्चों? अच्छा, तो ये बिल्कुल सही बता रहे हैं रोहान हमें, हमें। अच्छा, विच वन द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू सोसाइटी बिल्डिंग ए न्यू स्कूल। नया स्कूल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है? जी, स्कूल के बदले हम कुछ और भी तो ले सकते थे। तो जो पैसा हमने स्कूल पे लगा दिया, वही पैसा हम कहीं और लगा देते हैं। क्या हाल है बच्चों? इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे ना आप? क्या हाल है? क्यों भाई? नो प्रॉब्लम बच्चों। तो ये हो गया जी, ये मुकम्मल हो गया। हम इसको डन कर दें? चलो अच्छी बात है यार, अगर डन हो गया तो ये तो अच्छी बात है। अगला चैप्टर शुरू कर दें, है भाई? क्या कहते हैं, या वेट कर लें आने वाले दौर का? अच्छा, आपके कोर्सेज सारे कब स्टार्ट हो रहे हैं? 5 मई से। तो 5 मई को नए बच्चे आ जाएंगे यार, फिर वो कैसे समझेंगे? तो मेरा ख्याल है ये हमें नहीं करना चाहिए, ये तो जुल्म हो जाएगा बच्चों को। क्या हाल है? कि नहीं? क्यों भाई? तो इट विल बी अ इनजस्टिस। कल आप, कल क्या दिन है? कल है, कल है 30। 30 30 30, तो ऐसा कर लेते हैं, कल इसका टेस्ट रख लेते हैं। क्या हाल है, कल हम इसका टेस्ट रख लेते हैं। मैं जरा ताकीद कर दूं अपने टीए को कि कल टेस्ट लाजमी अरेंज कर दे, है भाई? हम्म, जी शाम को तुम, ठीक है आ जाओ। देखिए बेटा, वो क्रिप्टो करेंसी में मेरा लेक्चर तो शायद एक पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, बल्कि मुझे शाहबाद की कंपनी ने दिया था ये काम, वो था मनी लॉन्ड्रिंग ऑडिट का काम था। तो मनी लॉन्ड्रिंग ऑडिट पे मैंने उनका स्टाफ को ट्रेंड भी किया था जाके। बैंकों में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनको ऑडिट करते हैं, और कंप्लायंस ऑफिसर वहाँ होना जरूरी है। कंप्लायंस ऑफिसर ये देखता है, बेटे चैप्टर मुकम्मल हो गया, इसका टेस्ट कल अरेंज करना है। ठीक है, डाटा है आपके पास? चेक कर लो, वरना अब्दुल्ला से ले लो। ठीक है, तो ये आप जो है इसका टेस्ट लाजमी अरेंज कर लेना आपने। ठीक है, तो कल क्लास में टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, क्लास में ले लेंगे, आपने प्रिंट करवा लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग, 14 कॉपीज करवा लेंगे।
ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, तो वो असल में होता ये है कि एक बंदा है, उसके अकाउंट में एक अरसे से 2 लाख पड़ा हो, या 2 लाख से ऊपर नहीं जाता, उसकी सैलरी आती 60-70 हज़ार, और फिर वो खर्च हो जाती है, अगले महीने फिर आती है, फिर खर्च हो जाती है। अचानक उसके अकाउंट में 2 मिलियन रुपया आता है, 20 लाख। ये बात फिशी। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं वो फिर फौरी तौर पे इस एक्टिविटी को देखते हैं, और इसके ऊपर एक ऑडिट होता है। ये ऑडिट इसलिए होता है कि हो सकता है ये टेररिस्ट मूवमेंट हो रही हो, तो हमें फेटफ ने बड़ा टाइट किया हुआ है। हो सकता है ये बंदा कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। जब इलीगल एक्टिविटी होगी तो पैसा गलत जगह होता है, तो ये इसलिए एक कंप्लायंस करना पड़ता है, ये ऑडिट की एक कायदा होती है, उसका उनका कायदा, हमें एक रिपोर्ट लिखनी होती है। तो उस रिपोर्ट को लिखने की मैं ट्रेनिंग देने गया था, उसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक आया था क्रिप्टो करेंसी का, उस पर भी बात हुई थी। क्रिप्टो करेंसी पे जो मुझे प्रॉब्लम नजर आती है वो ये है कि देखिए, रिस्क लेते लेते हम कहाँ चले गए, रिस्क लेते लेते हम कहाँ चले गए। देखिए एक जमाना था, सोने का कॉइन होता था या चांदी का होता था, जो उसकी फेस वैल्यू होती थी वो इसकी रियल वैल्यू होती थी। अच्छा, जब तक ये निजाम रहा मुसलमान अरूज पे ही रहे, मुसलमान अरूज पे रहे ना, जब तक ये निजाम रहा है, क्योंकि वसाइल मुसलमानों के पास है, दुनिया के तेल उनके पास है, फर्टाइल लैंड उनके पास रहे, पानी के सारे जितने वसाइल उनके पास है, लिहाजा वो कमाते थे, सोना उनकी जेब में होता था, वो अमीर ही रहते थे। निजाम क्या चला, निजाम ये चला कि एक बंदे ने अपनी बीवी के लिए एक सोने का हार बनवाया, सोने का हार बनवाया, तो जूलर ने उसे उसकी एक इनवॉइस बना दी। ठीक है, इनवॉइस का मतलब है रसीद, कुछ इस तरह की रसीद होगी उसकी गालिबन। तो हुआ ये कि जब तक जो है वो उसका सेट बना, तो उसकी वाइफ गुजर गई। तो अब वो बंदा, उसने किसी का उधार भी उतना ही देना था, तो वो बंदा आ गया अफसोस करने, तो उसने कहा यार अब ये मेरे तो किसी काम का नहीं, ये रसीद तू ले ले। उन्होंने रसीद देखी, पॉपुलर ज्वेलर है, बड़ा नाम लिखा हुआ है, प्राइस भी उतनी है जितने लेने हैं, उसने उसे कबूल कर लिया कि मैं सोने का सेट ले लूंगा। आगे से उसने किसी के पैसे देने थे, उसने भी क्या किया कि मतलब कि जरा सुस्त आदमी था, वो भी सेट नहीं ले गया, उसने भी आगे क्या थमा दी, रसीद थमा दी। वो रसीद 4-5-6 हाथों में चली गई। तो ताजिरों को पता चला ये तो बड़ा आसान तरीका है कि सोने की अशरफियां या बिस्किट खरीदो ज्वेलर से, और वो ज्वेलर के पास ही रहने दो, उससे रसीद ले लो, और वो रसीद जाके आगे ट्रांजैक्शन कर लो, रसीद के आगे जाके ट्रांजैक्शन कर लो, इस तरह मुझे वजन नहीं उठाना पड़ेगा। तो वो रिलैक्स हो गए। अब ये काम चलना शुरू हो गया, और दिनों में ज्वेलर अमीर होना शुरू हो गया, क्योंकि सब लोगों ने अपना सोना ला के उनके पास रख दिया। ये खबर जब रियासत के पास पहुंची कि ये तो बड़ा अच्छा निजाम आ गया है, कागज के टुकड़े जेबों में और सोना तिजोरी में, ना सोना गिरेगा ना घिसेगा ना कोने टूटेंगे, कुछ भी नहीं होगा, वेस्ट जीरो है, और कागज घिसेगा तो नया इशू कर दिया जाएगा। तो हर एक ने क्या किया, उन्होंने हुकूमतों ने कहा हमसे बड़ा कौन जमानती हो सकता है, ये भी जमानत दे रहे हैं, लेकिन हम तो बहुत बड़े जमानती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रसीदें प्रिंट कर दी, रसीदें प्रिंट कर दी। अब जब प्रिंट की तो अपनी रियासत का नाम डाल दिया, अपने अपने बाबे की तस्वीर लगा दी, जिसका जो सा बाबा है, क्या हाल है, हमारा बाबा खूबसूरत है, हमने जरा बड़ी करके लगा दी। इंडिया का बाबा नंगा खड़ा है, उन्होंने जरा छोटी करके लगा दी। जाहिर है शर्मो हया का तकाजा था, तो उन्होंने उस तरह लगा दी, लेकिन सब ने अपने अपने बाबे की तस्वीरें छाप दी, करेंसी बन गई, इसको करेंसी कहते हैं, इस तरह करेंसी बन गई। अब ये है गोल्ड, ये है गोल्ड, पड़ा कहाँ हुआ है, रिजर्व रिजर्व में, यानी कि बैतुल माल में, और ये जो भी स्टेट बैंक का है, और लेकिन उसकी रसीदें हमारी जेबों में, इस तरह हमें वजन नहीं उठाना पड़ेगा।
लेकिन इस निजाम का गोरे को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने क्या किया कि सोना जो है बाज औक़ात नहीं भी होता तो नोट छाप देते। जो बड़े बदमाश मुल्क हैं, वो बैकअप में सोना नहीं है तब भी उनकी करेंसी छप जाती है, वो अपने आप को अमीर ही रखते हैं। छापना ही है ना, जितना मर्जी छाप लो, किसी को क्या पता सोना है कि नहीं है। और बदमाश से पूछेगा कौन? बदमाश से पूछेगा कौन के भाईजान वो पैसे गोल्ड दिखाएं जरा, है कि नहीं है। एक दफा भुट्टो साहब ने कह दिया, पहले इनके डॉलर पे लिखा होता था ना कि आप चाहे डॉलर ले लो चाहे गोल्ड ले लो। तो भुट्टो साहब ने जाके कहा शाह फैसल से कि यार तुम ऐसा करो, तुम्हारे डॉलर पड़े इनके बैंकों में, तो क्या फायदा उनका, तुम ऐसा करो इनसे कहो हमें गोल्ड दे दो, डॉलर तुम रखो। लिखा तो हुआ है। तो आइडिया बड़ा अच्छा था। तो उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि गोल्ड हमारे पास आ जाए, तो फिर हम इनकी गुलामी से आजाद हो जाएंगे। और उस गोल्ड की मदद से फिर साइंटिस्ट हमारे पास है, एटम तो तकरीबन हम बना चुके थे या बना लेना था। तो बाकी हम आप लोग जहाज वगैरह भी बना लेंगे, तो हम इनसे अलहदा हो जाएंगे। ये मतलब तलवारें भी तैयार हो गई, बम भी तैयार हो गए, तो कर लेंगे। तो फैसल को बड़ी पसंद आई, शाह फैसल को। उन्होंने कहा इनसे कह दिया। तो उन्होंने फिर पता चलाया कि कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन इसमें शामिल है। तो उन्होंने जो जो शामिल थे उसमें एक कर्नल कजाफी, एक एक कर्नल कजाफी, एक जुल्फकार अली भुट्टो और एक शाह फैसल। उन्होंने तीनों को मंजर से हटा दिया कि ये वो लोग हैं जो हमारे आइडियाज को चलने नहीं दे सकते। तो वो तीनों को राह से हटा दिया गया। हालांकि कि सऊदीयन गवर्नमेंट बहुत चाहती थी कि जुल्फकार अली भुट्टो बच जाए। उन्होंने जिया से जो है ना वो खाना कबा में ले जाके वादा लिया था कि तुम इसको जान से नहीं मारोगे, और ये वादा करके आया था। लेकिन आके उसने क्या किया था, फांसी लगा दी थी उसको। और जो इसको जनरल भी बनवाया था वो सीआईए नहीं बनवाया था, क्योंकि 10वें नंबर पे था। तो सीआईए वाले, क्योंकि ये उनका, मेरे नजदीक तो उनका एजेंट था। तो जब हुआ ये था कि ये इसको पहले भेजा गया था शाम एक जगह पे ना, वहां पे मुजाहिदीन इसराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि तुमने उन्हें मार लिया। तो इसने तकरीबन मुजाहिदीन को तकरीबन एक दिन में 2300 से ऊपर शहीद किए, जनरल ज़िया, वहां शाम के बॉर्डर। इसराइल के जो सदर थे, वो चीफ थे, उन्होंने कहा कि इतने तो हमने पिछले 30 साल में नहीं बंदे मारे जितने तुमने 72 घंटे मार दिए। तो वो सीआईए की इसने ड्यूटी करी थी तो उसको इनाम मिलना था। तो उन्होंने इसको इनाम दिया। फिर बाद में क्या हुआ, भट्टो साहब आए तो ये भट्टो साहब इससे मिलने गए तो ये सिगरेट पी रहा था, तो उसने ड्रामा किया। सिखा देते हैं ना कि भट्टो आएगा तो सिगरेट जेब में डाल लेंगे। उन्हें सिगरेट जलता हुआ जेब में डाल दिया कि भट्टो साहब से डरता हूँ, एहतराम करता हूँ। वो थोड़ी देर में वर्दी जलनी शुरू हो गई। तो वो एक तमाशा सा बन गया। तो भट्टो ने कहा ये तो बड़ा अच्छा है यार, ये तो मेरे अंडर रहेगा। और भट्टो को रिपोर्ट्स भी भेज दी गई, वो बड़ा अच्छा बंदा है। तो उसको जब जनरल लगाना था, जनरल से आगो लगा दिया। इस तरह सीआईए ने अपना एजेंट ऊपर बैठा दिया। अब चूंकि पाक आर्मी में उनका एजेंट सीट पे आगे बैठ गया था, उनके लिए काम आसान था। उन्होंने अफगानिस्तान में हमें रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया, रूस को तोड़ दिया। यानी उन्होंने अपनी फौज भी इस्तेमाल नहीं की, जवान भी हमारे गए, शहादतें भी हमारी हुई। ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं। उस दौर में जब हम 9th 10th में पढ़ते थे तो कॉलेजेस के लड़के जाते थे तो मोहल्ले में खबर आती थी कि असद गया हुआ है जहाद के लिए, उमर गया हुआ है जहाद के लिए। तो वहां जाके ट्रेनिंग लेते थे। और दिमाग इतना खराब था, मैं भी गया था ट्रेनिंग में जब मैं इंटरमीडिएट में, तो मुझे समझ नहीं हुआ। वरना वो तैयारी से पूरी जाने की। और जो जो गए हैं वो आज भी इंडस्ट्री में, मैं जानता हूँ कौन कौन है। लेकिन जाहिर है हम एक्सप्रेस नहीं करते इस चीज़ को। तो बहुत सारे लोग गए हैं जहाद अफगानिस्तान पे। तो हम जाने हमने दी, रूस तोड़ के बेनिफिट अमेरिका ले गया, और हमारे लिए टेररिज्म छोड़ के चला गया। वही मुजाहिदीन थे, उसमें से उनके एजेंट थे, उनको खरीदते हैं जहाँ चाहते हैं दुनिया, बम चला देते हैं। बम चला गए साहब, हमारे ऊपर डाल दिए। वो लोग हमारे यहाँ आए, भाई हैं जी हमारे, उनको पासपोर्ट भी पाकिस्तान के मिल गए। उस जमाने में सीएनआईसी नादरा होता नहीं था, कोई डेटाबेस थी नहीं, जिसको जो चाहे सीएनआईसी बनवा ले जाके।
पासपोर्ट बना ले। हमारे पासपोर्ट में उन्होंने स्मगलिंग की, नारकोटिक्स बेचे। नतीजा ये, ना आज हम दुबई जा सकते हैं, ना आज हम कुवैत जा सकते हैं। अमेरिका के रास्ते हमारे लिए बंद है। तो जितने जितने हमारे पास वे आउट थे, वो उनकी वजह से, चूंकि उनको पता था हमारा पासपोर्ट नहीं, हम जो मर्जी करें, पकड़े जाएंगे तो कल को अफगानिस्तान से हमारा पासपोर्ट बन ही जाना। इससे उन्होंने भी मिस यूज किया, और इत्तेफाक से सारे अफगानी तो गलत नहीं होते, लेकिन उस वक्त जितने भी लोग गए वो क्रिमिनल थे। किसी के जूतों में से हीरोइन निकली है, किसी की हील में से निकल आई है। तो इस तरह मुल्क पूरे का पूरा एक तबाह हाल मुइशत बन गया। और फिर जिया साहब के दौर में तो डॉलर इतने आए हैं कि जैसे दरिया आते, बल्कि डॉलर की प्रिंटिंग मशीन ही यहाँ लगाई थी हमारे पास। तो हम बंदा सवाल पूछता है कि इतने डॉलर आए थे तो काला बाग डैम क्यों नहीं बना दिया? जो अवामी मंसूबे थे वो क्यों नहीं बनाए आपने? आप किसी भी एक सड़क के ऊपर लिखा दिखा देंगे जनरल दयाल में, एक सड़क। आपके यहाँ नवाशी साहब बड़े नोटोरियस हैं, लेकिन आप जिस सड़क की तरफ देखेंगे वो उन्होंने ही बनाई होगी। लोग अक्सर कहते हैं इसलिए बनाते हैं कि उनको कमीशन मिलती है, लेकिन मैं कहता हूँ शुक्र है बना दी कमीशन खा के। वो भी कमीशन खा के ही बना देता, चलो बना तो देता, क्या ख्याल है। इवन हमारे यहाँ सबसे कम टाइम मिला है इमरान खान को, उसके उसकी भी सड़क मिल जाएगी आपको, सियालकोट मोटर को। यानी उसका भी कोई ना कोई काम आपको मिल जाएगा, सियालकोट मोटरवे मिल जाएगा। कोई चले कम टाइम में तो दो चार यूनिवर्सिटियां मिल जाएंगी, तो उसका भी कोई ना कोई काम आपको मिल जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन कोविड में, तो उसका भी काम आपको मिल जाएगा, लेकिन इनका काम ही कोई नहीं है। इनका एड इन वैल्यू कोई नहीं। तो जितना मतलब कि डैमेज किया है ना हमें वो डेट्स, इन चंद एक लोगों ने, वो आज तक हम उससे उठ नहीं सके, उससे उठ नहीं सके। वरना सिक्सटीज के दौर में एक आम फीलिंग ये थी कि पाकिस्तान इंडिया से इतना आगे निकल जाएगा कि वो हमारे साथ लड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं, मतलब ही नॉट थिंक ओवर इवन। तो वो हो नहीं सकेगा। दूसरा मेरा अगर किया हमारा भाजपा साहब ने, 10 साल के लिए उन्होंने एक नई डॉक्ट्राइन बना दी कि हमें बाहर से खतरा नहीं, हमें अंदर से खतरा। उस 10 साल की डॉक्ट्राइन में उन्होंने इंडिया के किसी इलाके में किसी टेररिस्ट मूव को, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। इवन नेपाल वाली साइड पे, असम बंगाल उड़ीसा वाली साइड पे जो इमदाद जाती थी, उनको इंडिपेंडेंट मूवर्स को भी बंद कर दी। नतीजा ये कि इंडिया को ऐसे 10 साल उन्होंने दिए हैं जिसके अंदर अंबानी भी बन गया, टाटा भी बन गया। आज हिजल्स उनके यहाँ बनती हैं, टैंक उनके यहाँ बनने शुरू हो गए, डीआरडीओ के तहत मिसाइल खास टेक्नोलॉजिकल बनने शुरू हो गए, क्योंकि आपने उन्हें 10 साल दिए कि लो हमारे खिलाफ लड़ लो, तैयार हो। और वो 10 साल हमारे अफरा तफरी के बना दिया आपने। तो इस एक अहमक शख्स ने पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह कर दिया। और वो जो 10 साल थे उसके अंदर अगर आप ये मूवमेंट्स को जिस तरह उन्होंने डीएलए को सपोर्ट किया, आप भी कर रहे होते, तो हम भी ट्रबल में होते, वो भी ट्रबल में होते। तो आज ये सिचुएशन पैदा ना होती, लेकिन आपने उन्हें 10 साल दिए पूरे, थोड़े नहीं, एक डेकेड दे दिया। और उन्होंने सिंपल उससे पूछा किसी ने, क्या नाम था उसका, मोदी से पहले था वाजपेयी, कि हाउ यू चेंज द इकोनॉमी। कहता मुझे जब नवाज शरीफ पहली दफा मिला था उसने आइडिया दे दिया था, मैंने वही पकड़ लिया। कहता क्या आइडिया था? कहता नवाज शरीफ ने फर्स्ट टाइम कहा था कि इकोनॉमी सारी प्राइवेटाइज करो, पब्लिक सेक्टर कुछ डिलीवर नहीं करता, इवन हॉस्पिटल भी प्राइवेटाइज करो, गरीब आदमी की फीस दे दो हॉस्पिटल जाकर, लेकिन हॉस्पिटल पब्लिक सेक्टर में ना रखो। 5 रुपए की चीज देने के लिए पब्लिक को 5,000 रुपया खर्च करना पड़ता है। यानी एक इंजेक्शन जो वहां फ्री लगता है हमें, उसके लिए हुकूमत को अगर 5 रुपए का है तो 5,000 खर्च करना पड़ता। अगर ये प्राइवेटाइज होता तो हुकूमत 5 रुपए देके इंजेक्शन लगवा देती। तो दिस वाज द स्कीम एंड मॉडल जो किसके पास था, वो उसने बाय कर लिया वहां से। ठीक है। और हमने उसको चलने ही नहीं दिया, हमने उसे चलने ही नहीं दिया। लेकिन जिस जिस दौर में वो बंदा आया, उसने मॉडल अपना अप्लाई किया और इकोनॉमी ग्रो कर गई। फिर हमने नया पाकिस्तान बना दिया।
तो फिर एक नया बंदा आ गया, फिर नया बंदा आ गया तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत थी। अगर लाना था तो लाने का तरीका ही गलत था। पहली बात ये, कभी किसी ऐसे बंदे को, घमंडी या इंसान को ना लाएं जो छोटे लेवल पे काम नहीं करता, क्योंकि उसका जहन ही तरतीब नहीं हुआ। हमेशा अपर लीडरशिप में जो लोग आने चाहिए वो पहले मेयर बनने चाहिए, फिर चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए, फिर प्राइम मिनिस्टर, जो दुनिया में होता है। तो इस तरह जब वो मेयर बनते हैं तो उन्हें लोकल पॉलिटिक्स समझ आती है, लोग दबा तो देते हैं। और जब वो नाजिर कह लीजिए आगे, फिर वो जब किसी सूबे के गवर्नर या चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो थोड़ी और लर्निंग होती है, और फिर प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए ये सक्सेस रेट होता है ना एक खास। क्या हाल है? अब देखिए आप अगर देखें तो बिलावल का भी यही मसला है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना। तो एक जहन में घुमंड है, बनना है सीधा वजीर आजम ही बन जाना है। इस तरह नहीं होना चाहिए, लीडरशिप को हमेशा ट्रेन करके लाएं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ले आए उसको, अब उसको काम आ गया। जब उसको काम आ गया तो हमने उसको निकाल दिया। या जरा पानी उधर रह गया मेरा क्लास में, फिर उसको निकाल दी। अब तो ग्रोथ भी थोड़ी बेहतर हो गई थी। अब मेरा ख्याल है कि अब वो चल सकता था। तो मुझे कभी भी ये नहीं होता कि आप इमरान खान को ना लाएं, नवाज शरीफ। मैं कहता हूँ जिसको लाना है को 10 साल के लिए लाएं, 10 ईयर पूरे दें, ताकि वो अपने मॉडल को अप्लाई करें, उससे जो आउटकम चाहिए वो ले। आप देखिए ये जो आया है ट्रम्प, ये 4 साल के लिए आया है, और ये जो टारगेट सेट कर रहा है ये 50 साल का है। अब 4 साल में 50 साल वाला काम नहीं हो सकता। सिस्टम बदलने के लिए टाइम चाहिए। जैसे उसने कहा कि हम इंपोर्ट कम करेंगे, अब वो कहता है पेंसिल भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, स्केल भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, रेजर भी नहीं करेंगे, शार्पनर भी नहीं करेंगे। तो ये तो शार्पनर, इरेजर और पेंसिल तो अमेरिका में बनती थी सन 1980 में, सन 70 में बनती थी। अब तो वो मेक्सिको बना रहे हैं, चाइना बना रहा है। तो अब क्या दोबारा हम अमेरिकन को सिखाएंगे जाके कि पेंसिल बनाओ? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सिस्टम जब बदलना है, एक जनरेशन पूरी चाहिए। ठीक है, अगर आप इमरान खान को लाए थे तो आप लाए थे कब? 2018 में, जाहिर है रैगिंग से ही लाए थे। इसको भी रैगिंग से ही लाए हैं, अगली भी रैगिंग से ही आएगी। तो फिर आप उसको चलाते 2028 तक, कम अज कम 28 तक। बेटर ये था कि उसको 2033 तक लेके जाएगा। 15 को साल उसको दें, वो अपना एजुकेशनल मॉडल, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल मॉडल जो वो अप्लाई करना चाहता है वो करे। लेकिन मसला ये है कि मैं अगर इमरान खान हूँ तो मैं लीडर हूँ, फर्ज करें, एक मिसाल देता हूँ। तो लीडर दो तरह के होते हैं ना। एक होते हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो लीडर नहीं होते, डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्ट करते हैं आप। तो जैसे शहबाज शरीफ है, मतलब विद एक्सक्यूज ये डायरेक्टर है, लीडर नहीं है। लीडर क्या करता है? लीडर ये करता है कि आपको गोल और पर्पस बताता है, डायरेक्शन आपने खुद लेनी है। डायरेक्शन आपने खुद लेनी है। जैसे आपके लिए आपके वालिद आपके लिए लीडर है। उन्होंने आपसे ये तो नहीं कहा डॉक्टर बनो, उन्होंने आपसे ये तो नहीं कहा चार्टेड अकाउंटेंट बनो, इंजीनियर बनो। मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है वालिदैन ये नहीं कहते, अक्सर अक्सर नहीं कहते। कहते भी होंगे, अक्सर नहीं कहते। वो आपको क्या गोल देते हैं? एक अच्छा और कामयाब इंसान बनो। मेरी बात, मुझे लग रहा है शायद आप लोगों का ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वालिदैन आमतौर पे क्या कहते हैं कि ऐसी एजुकेशन लो, ऐसी ट्रेनिंग लो कि मुआशरे में अच्छा मुकाम लो। अगर फर्ज करो डॉक्टर की टर्म यूज भी कर दी हो, तो हो सकता है उनके विजन में डॉक्टर के अलावा कोई दूसरी फील्ड हो ही ना। क्या हाल है? अब कोई यहाँ से कोई बच्चा हो, उसको वालिदैन कहते रहे डॉक्टर बनो, वो पायलट बन जाओ, तो गलत हो जाएगा। नहीं, मकसद तो वही है ना। लेकिन रास्ता किसने लेना है? वो तो उन्होंने नहीं बताया। वो आपने लेना है कि इसमें पढ़ना है या जो है सिटी अकेडमी में पढ़ना है, वो तो आपने करना है ना। तो लीडर आमतौर पे क्या करता है, वो डायरेक्शन नहीं देता, गोल बताता। अब अगर मैं इमरान खान हूँ, मैं कहता हूँ मैं लीडर हूँ, तो मैं तो गोल ही बताऊंगा ना। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, मिनिस्टर फॉर
हेल्थ, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अफेयर्स, ऐसे करूंगा मैं, डायरेक्शन दे दूं नहीं दूंगा मैं आपको, गोल बता दूंगा। अब नीचे बैठे हुए हैं बशीर भाई, जमील भाई, बज़ार भाई। अब क्या ये इस काबिल हैं कि लीडरशिप के जो तकाजे उनको समझ सकें? आगेंगे नहीं। क्यों जी? बल्कि नून लीग के पास कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे साद रफीक है, उसे कहा हमें जो भी चाहिए रेलवे सिस्टम सही करके दो, रेवोल्यूशनाइज किया उसने। एक और है वो सी पैक चलाते हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर मोहसिन, पता नहीं क्या नाम है उनका। नहीं, मोहसिन नकवी तो है एस्टेब्लिशमेंट का, एक और है तो आसन, उनका नाम है डॉक्टर आसन इकबाल, आई थिंक, है ना। उसको सी पैक दे दिया था भाई, ये तूने चलाना है, तो है इनके पास कुछ लोग ऐसे विजनरी, उनके पास ले दे के एक खटक था, जिसको कह दिया जाएगा ये काम होना है तो वो कर लेता। असद उमर साहब जो है वो वैसे ही एमबीए फाइनेंस से, वो चला ही एमबीए फाइनेंस, एक इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ता है, वो इकोनॉमी कैसे चलाएगा, वो भी 4 महीने का, इससे भी निकम्मा। एमबीए में तो इससे भी निकम्मा होता है, आपसे भी, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बेटर है। तो मीन्स उसके पास विजनरी लोग ही नहीं थे, तो वो लीड कैसे करता? जो यंग लड़कों ने, जिन्होंने पीटीआई बनाई थी, यंगस्टर्स ने, अगर उनको मिनिस्टर लगा देते हम, तो उन्हें काम ना आता, ये होता ना। लेकिन वो जवान लड़के थे, वो रातों को जागते, 72 72 घंटे सोते ही ना, कि लीडर ने कहा ये काम करना है तो वो सीख लेते। मेरा फर्म बिलीफ है वो सीख लेते। देखिए ना, लालू प्रसाद को जब कहा गया कि इंडियन रेलवे को कमर्शलाइज करो, प्रॉफिटेबल बनाओ, तो लालू प्रसाद को साइन नहीं आते, वो अंगूठा लगाता था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो मेरे नजदीक अगर वो लड़के आ जाते तो पाकिस्तान की तकदीर चेंज हो जाए। लेकिन जब बंदे वही आए, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग छोड़ के उधर आए थे, तो वो क्या लीडरशिप को समझेंगे? तो डेट वाज द फिनोमिना, ये प्रॉब्लम थी जिसने हमें आगे आने नहीं दिया। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें, तो जब भी हम देखते हैं तो कोई भी डेमोक्रेटिक लीडर जब आता है तो वो सोचता है यार अब करना क्या है, तो कुछ करता भी है। जैसे मेरा ख्याल है 92 में बनी थी मोटरवे सांबा टू लोट सांबा। तो अब जीटी रोड पे जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो मैं कहता हूँ या अल्लाह शुक्र है तेरा, एक बंदा ऐसा आ गया जिसने मोटरवे बना दी, वरना आज हम किसी खड्डे खुडे लाइन लगे होते, लाला मूसा में ही खड़े होते, ट्रैफिक जैम, कोई मोटरवे ना बना के देता। चलो किसी ने बना दी, हमें शुक्र है अल्लाह का। रिंग रोड से आता है यार, शुक्र है यार, इनको इतनी अकल है, कम से कम ये बना देते हैं हमें। तो ये बड़े इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इन्होंने काफी काम किया। लेकिन लकी हम इस सेंस में थे कि एक तरफ हमें ऐसा लीडर मिल गया जो ह्यूमन कैपिटल पे सोचता था कि पैसा इंसानों पे लगाना चाहिए, और एक तरफ वो थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सोचते थे। अगर हम इन्हीं दोनों को प्रमोट कर लेते, निजाम ऐसा ले आते कि यही पैरेलल काम करते रहते, वो आते यूनिवर्सिटियां खोल लेते, ये आते 20 साल में हम कहाँ से कहाँ निकल जाते। लेकिन हमारा सिस्टम इतना करप्ट है कि सिवाय लड़ाई के और होता ही कुछ नहीं है। तो इंडिया की साथ वॉर का माहौल है, तो अल्लाह ताला ने हमें यूनाइट कर दिया है। क्या हाल? वरना हमारा काम ही क्या है? लड़ना। और अगर हम सियासी तौर पे भी लड़ते हैं, शादियों पे भी लड़ते हैं, रिश्तेदारों से भी लड़ते हैं ना बच्चों, क्यों भी? आमतौर पे मैंने जो रीडिंग की है, हमारे यहाँ पुप्पो से लड़ाई होती है आमतौर पे। नहीं, पुप्पो अच्छी भी होती है, लेकिन आमतौर पे जो मतलब कि जनरल फीलिंग है उसके अंदर, पुप्पो से अक्सर लड़ाई होती है। मैंने सोशल मीडिया पे काफी देखा है। आपकी क्या राय है? मेरी भी एक पुप्पो बड़ी अच्छी, ठीक है ना, लेकिन मेरी खानदान में शादी नहीं हुई पुप्पो अच्छी होने के बावजूद भी। उसमें बहुत सारी मेरी अपनी भी गलतियां हैं, लेकिन बहरहाल अगर ओवरऑल देखा जाए
तो हम आपस में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाइयाँ बहुत करते हैं, ठीक है, और फाइटिंग है, एक दूसरे को ताने बहुत मारते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे किसी की फीलिंग हर्ट हो। ये हमारी एक कॉमन सोच है, एक दूसरे को लकाबात देते हैं। यहाँ आके हमने मजहब को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और सियासत में सबसे बड़ी डिसलाइकिंग ये है कि बगैर सबूत के हम इल्जाम लगा लें। मसलन मैं ऐसे ही कह दूं कि वो फलां बंदा है ना, अकबर भट्टी, या फलां बंदा चोर है, मेरे पास सबूत कोई भी नहीं है, बस मेरे लीडर ने बताया था इसलिए मैंने कह दिया। तो ये सबसे बड़ी कब्र का अजाब है कि हम बगैर तस्दीक के बात को आगे कर रहे हैं, सबूत हमारे पास है कोई नहीं, और हमने देखा भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारा मसला बच्चों ओवरऑल यही है। लेकिन बहरहाल इसमें टेंशन की ऐसी बात नहीं है, वो यार अलर्ट जाग रहे हैं, हालात अच्छे होंगे तो हम ग्रो भी करेंगे। तो मुल्क तरक्की करते हैं किस तरह से, जब फर्द तरक्की करते हैं। वो था ना, बंदा एक परेशान था तो वो चला गया वासिफ अली वास साहब के पास। तो वो बड़ा गुस्से में था कि देखें सारी ये जो हुकूमत है इसने ये कर दिया है, ये प्लान था, ये हो गया है, तो मुल्क बर्बाद कर रहे हैं। तो वासिफ साहब ने चाय उसके लिए ऑर्डर की हुई थी, तो वो बोले कि ए हालात तू खराब किते ने? कहते नहीं, तू ठीक कर सकना है? कहते नहीं, तो फिर चाह पी ना तो तूने खराब किए, ना तो ठीक कर सकता है, लिहाजा तू आराम से मेरी तरह चाय पी। कहने का मतलब यह है कि उनका कहना यह था कि अगर मुल्क तरक्की करना है तो हर बंदे को अपना काम सही करना, यानी पाकिस्तान तरक्की करेगा कैसे करेगा? डॉक्टर ईमानदारी से अपना काम करें, ठीक है, इंजीनियर अपनी पूरी शक्कत के साथ काम करे, और टीचर पूरी मेहनत करे, और स्टूडेंट भी पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। अब बताइए हम इसके अलावा कर क्या सकते हैं? और अगर हर बंदा अपनी जगह ठीक हो तो मुल्क तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? तो आपका सवाल हो सकता है कि ऐसा होता है, मैं कहता हूँ नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। आप किसी हॉस्पिटल जाएं पब्लिक सेक्टर, प्रोफेसर तो दवाई लिखता ही नहीं, प्रोफेसर तो सिर्फ हेड करता है, थोड़ी टेक्निक बताता है, बातें बताता है। हमेशा दवाई एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं लिख रहा होता, असिस्टेंट प्रोफेसर दवाई लिखता, कहीं चले जाए। किधर गया फुल प्रोफेसर? वो वार्ड को विजिट करता है दिन में एक बार, लेकिन वही डॉक्टर बाहर जाके 5,000 देने पे आपसे बड़ी मजे की बातें करता है, जो हॉस्पिटल में आपको मुंह नहीं लगाता, और गरीब के पास से ऐसे गुजरता है जैसे कोई अछूत होता है। और वही डिस्क्रिप्शन जो उसने लिखी होती है, वो जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं ना, फौज जावर, लिख के उनका ना इसको समझाओ कैसे खानी है, बताओ इसको। और वो आगे यंग डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं मैं रैया का मुंडा डॉक्टर बन गया, और मैं तो दसांगा डॉक्टर की हूँ। वो भी सीधे मुंह बात नहीं करता। वही लड़का रात को प्राइवेट क्लिनिक चलाता है ना, तो बाहर झाड़ू भी देता है, अपने क्लिनिक के थड़े पे झाड़ू देता है। शुरू में तो यही होता है। तो डॉक्टर कौन सा वो अकाब से आ गया है कि वो काब से दो आते हैं। और वही डॉक्टर 5,000 रुपया लेता है और कहता है मैं आपको समझाता हूँ सर, पहले आपने स्मीथी कोल की गोली खानी है, 15 मिनट वेट करना है, फिर आपने ये करना है, और अच्छा अगर आप भूल जाए वो दोबारा फिर आपको बताएंगे, मीठी मीठी बातें भी करेगा। और जो इखलाकी तौर पे आपको अच्छा साबित करते हैं ना, यहाँ एक होते हैं डॉक्टर साकिब साहब, अब मारो उसको। मैं अपने अब्बू को लेके जाता था, बाहर तक छोड़ने भी आते थे। अब वही सरकारी हॉस्पिटल चले जाते हैं जहां से उन्हें प्रोफेसर का खिताब मिला है, वहां पर उनका वो रवैया नहीं है, इसलिए उन्होंने तरक्की भी
नहीं की। मेरे एक होते थे मामू रिश्ते में, मेरी अम्मी के फर्स्ट कजिन थे, उनका नाम था डॉक्टर जावेद, आई स्पेशलिस्ट। तो वो उनकी पोस्टिंग हो गई वो मियां मुंशी हॉस्पिटल। तो हम रहते थे क्रीम पार्क, हमारे घर के करीब, तो अक्सर कोई काम होना मैंने चले जाना। पहली नजर में मैंने वहीं से टेस्ट कराई, फ्री में। तो एक अम्मा जी थी, उनकी आंखों से ना रेशा निकल रहा। तो नर्स आई साफ करने लगी। तो अम्मा जी ने, मतलब जाहिर है दर्द हुई। तो मैं, डॉक्टर साहब ने कहा आप छोड़ दो, आपको आता ही नहीं है, यहाँ खड़ी हो मेरे सामने, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब ने आप रुई पकड़ी, आंख साफ की उस औरत की। तो बताया कि बेटे, रेशा इतना समेट के जाओ कि इसका रेशा उसकी आंख में कहीं लगे ना, जख्म है। आज वो अमेरिका में लीडिंग सर्जन है, स्पेशलिस्ट। अल्लाह बड़ा देता है। इसी तरह डॉक्टर वहीद है, तो लीडिंग सर्जन है अमेरिका में, कार्डियोलॉजिस्ट है। लेकिन बात यह है कि अगर डॉक्टर आ जाए, कोई पेशेंट आ जाए, ही एक्सप्रेस द डिटेल इन इजी उर्दू। अम्मा जी पंजाबी भी आंदी है, तुसी पूछो की पूछना मेरे को। वो आज बैठे हैं वहां पे। बांजी है मेरी, डॉक्टर है, गायनी में उसकी लगी ड्यूटी। बच्चा किसी का नौमौलूद पैदा हुआ है, वो बच्चा रो रहा है। नर्स ने कहा बाजी एन तुसी ओदी मां नू फड़ा दो। रहन दे रोन दे सू, इन्हें रोना ही हो रहे ने, दुनिया ते आगे की कीता है। ये अल्फाज हैं। ये डॉक्टर तरक्की कर सकते हैं? बाजी है मेरी, तरक्की कर सकते हैं? इन्होंने क्या तरक्की करनी। और वो न्यूरोलॉजी करने अमेरिका गई है, मुझे पता है। जो इंसान अच्छा नहीं, वो डॉक्टर भी अच्छा नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अच्छा नहीं, वो कुछ भी अच्छा नहीं। पहले क्या चीज जरूरी है? इंसान अच्छा होना जरूरी है ना। क्या हाल, क्यों भाई, है कि नहीं? तो वो एक आलिम है, उनको यहाँ पसंद नहीं करते लोग। तो एक लड़का खड़ा हो गया, उठ के और कहने लगा कि मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। तो इस्लाम में तो ये हराम है, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं, तो क्या मैं खुदकुशी कर लूँ तो अल्लाह मुझे एक दफा मेरा मुकदमा पेश करने का मौका देगा? हाँ जी, अल्लाह मुझे मौका देगा। तो मुझे याद आया, वो बोले ये नहीं कहा ना करना। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, ये फैसला थोड़ी देर के लिए मौखर कर दो। फैसला मौखर कर दो, तो तुम्हारे दिल पे बीत रही हो, तुम जानते हो, मैं नहीं जानता। इस फैसले को क्या करो, मौखर कर दो। एक दफा कुरान अलिफ लाम मीम से लेके सूरह फातिहा से लेके वन नास तक तर्जुमा पढ़ लो बस, फिर अपना फैसला मुझे बताओ। तो वो फूट फूट के रोने लग गया। तो उन्होंने चुप कराने वाले को, चुप नहीं कराना, इसको रोने दो, इसको रोने दो। अब यही बात है कि जब वाकया करबला हो गया, तो बीवी आई मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, वो कहने लगी कि आप अगर हमें इजाजत दें तो हमारा जिंदगी में अब मकसद फोत हो गया, हम खुदकुशी करना चाहते हैं। सेम सवाल। हाँ जी, मुझे याद आ गया। तो ये चीजें जो है ना बच्चों, मसला ये है कि देखिए, अगर आप एज अ ह्यूमन अच्छे हैं ना, तो उस बंदे को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। सुसाइडल टेंडेंसी है ना, लेकिन आलिम ने क्या किया है, अल्लाह की रस्सी थमा दी ना। तो कोई, नबी अज़म ने तो यही कहा, कुरान भी ये तासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। कुरान अल्लाह की रस्सी है, जिसको एक तरफ से अल्लाह ने थामा हुआ है, दूसरी तरफ आपके हाथ में। तो वो क्या होगी, वो जब उसने पकड़ ली तो अब वो कंफ्यूज, तो मुझे यकीन है वो पढ़ेगा तो वो, उसको दिल में तसल्ली आ जाएगी। हजरत यूसुफ का वाकया पढ़ेगा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ेगा, उसे पता चलेगा क्या क्या बीती है इस दुनिया में लोगों के साथ। तो उसे अपना गम कम लगेगा। तो एक बंदा था, वो मेरे से पूछने लगा, मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, तो मैं करेले का पानी उसमें एलोवेरा डाल के पी लेता।
बहुत कड़वा होता है एलोवेरा, पुआरगंदल कहते हैं उसे। करेला बहुत कड़वा होता है। उसने कहा आप ये कैसे पी लेते हैं इतने ऐसे आराम से पकड़ के? मैंने कहा आपने देखा मैं पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ फिर सोचता हूँ थोड़ी देर फिर पीता हूँ। उसने कहा हाँ मैंने देखा है। मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ दुनिया ने मेरे साथ क्या क्या किया। दुनिया ने मेरे साथ, जब मैं सोचता हूँ मेरे साथ क्या क्या किया तो मैं उसको पीता हूँ, मुझे कड़वा नहीं लगता। क्योंकि दुनिया तो इससे बहुत आगे गई है मेरे पास। क्या सुन, दुनिया तो बहुत आगे तक गई है मेरे साथ। बहुरे कंफर्ट भी मुझे मिले हैं, तुक्के भी मेरे बहुत लगे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मार भी पड़ी। क्या समझे, मैं बड़ी यंग एज में काफी काफी मुश्किलात से गुजरा हूँ। जमात के चक्कर में एक दफा पुलिस के आगे लग के दौड़ भी लगाई थी, गोली भी उन्होंने चला दी थी, बचत हो गई। एक दफा सियासी चक्कर में पुलिस ने पकड़ भी लिया था। एक दफा कुछ ऐसे लोगों ने पकड़ा जिनको मैं जानता ही नहीं था, पुलिस थी ना कुछ और थी। मेरा नाखून भी खींच दिया एक। तो यू सी, मैंने काफी कुछ देखा है दुनिया। तो यू सी, ये जो है ना ये, मतलब समझो कि जिंदगी को, तो लेकिन मैं कहता हूँ पहले अच्छे ह्यूमन होना जरूरी है, इंसान अच्छा होना जरूरी है, फिर आप। तो मुझे जो है ना ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिनके पास वसाइल भी कम है, लेकिन वो आपके अपने बाप को कंधों पे उठा के हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, दवाई भी लेके देते हैं, सरकारी से ही सही। लेकिन मुझे ऐसे डॉक्टर इंजीनियर अच्छे नहीं लगते जो अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते। कामयाब तो हैं, लेकिन इस कामयाबी का कोई फायदा नहीं। हमारा पहला एम ही है कि हम सक्सेस ले रहे हैं अपने नियर एंड डियर्स की लाइफ को बेटर करने के लिए। और हमें सोचना पड़ेगा कि इन दी एंड हमने इस मुआशरे को क्या डिलीवर किया है एट माई एज। और आपको ये सोचना चाहिए कि आपने क्या डिलीवर करना है। अगर आपका मकसद नेक होगा तभी बात बनेगी ना। तो मैंने आपके सामने अपनी फैमिली के डॉक्टर्स की जरा हिस्ट्री रखी है। ये मेरी एक कजन है तो वो डॉक्टर है, तो मैंने उससे पूछा कि रात को वो जो बंदा सुसाइड कर रहा था उसका क्या किया था। कहती उसको मैं बिजली का झटका मार के आ गई, ब्रेन पे वो चढ़ाया, दिमाग पे उसके, कहती एक झटका लगा दिया, सुकून से सो गया। तो मैंने कहा कोई इलाज करती, वो तो साइकोलॉजिस्ट ही करेगा, मैं तो बस यही कर सकती हूँ। मीन्स ही इवन नॉट डीप इन टू द हार्ट ऑफ द पर्सन, उसमें दिल में ही झांक लो यार क्या मसला है? नहीं बच्चों, अब हुकूमत ने आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनाया हुआ है, सैलरी आ रही है। तो बाजुकात मुझे पता चलता है कोई डॉक्टर है तो वो हफ्ते में एक दिन जाता है अपने शहर हॉस्पिटल, उसका 15 दिन नहीं जाते। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स। मैं उनके सामने कहूँ तो शायद मेरे कत्ल का फतवा जारी कर दें, लेकिन ये मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ठीक है ना। लेकिन टीचर्स ऐसा आमतौर पे कर नहीं पाते, वो मजबूरी है। जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं हफ्ता एतवार 2 दिन जाता था, लेकिन हफ्ता और एतवार बच्चे कॉपरेट करते थे, वो आ जाते। मैं सुबह से शाम तक पढ़ा के अपनी क्लासें पूरी कराता, रहता मैं लाहौर में था, लेकिन काम फिर भी कर लेते। अगर उनसे पूछोगे मैं तो ऑपरेशन तो पूरे कराए थे नहीं ना, चाहे असिस्टेंट से कराए, भाई जो आपने करने थे खुद करने थे ना। क्या ख्याल है, मैं ये तो नहीं कह रहा मेरा टीए आके पढ़ा दे। क्या ख्याल है, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो चीजें ना बेटा, आप इसको पल्ले बांध लें कि यू शुड बी अ गुड पर्सन, यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी एंड बेटरमेंट फॉर द पीपल, लुक योर नियर एंड डियर्स एंड सी दैट कि आप उनके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। जैसे वो एक किताब थी उसमें लिखा था कि पानी की कमी हो रही है पाकिस्तान में, तुम क्या कर सकते हो। तो उसने कहा प्रैक्टिकली ये हो सकता है कोई दरख्त लगा दो, कुछ तो ऐड करो ना। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं क्या लगाऊं। कहते यार छत पे पौधे लगा दो, गमले लेके कुछ तो ऐड इन वैल्यू करो। एक बड़े गमले में अगर नींबू भी लगा दोगे तो नींबू भी मिल जाएंगे। और तुम्हें फायदा भी होगा। नींबू का वो पौधा है, एक बड़े गमले में आप लगा दें, सिर्फ पानी देते रहे, खाद भी ना डालें, तो सारा साल आपको नींबू फ्री है। हाँ जी।
तो कुछ तो पॉजिटिव करें ना, कि करना क्या है। तो मुआशरे को बेटा डिलीवर करने के ऊपर सोचें कि आपने आगे चल के क्या अचीव करना है, क्या डिलीवर करना है। मेरी बात वही है जो कल जहां मैंने खत्म की थी, जितना बड़ा किरदार उतना बड़ा इंसान, और जितना अच्छा करेक्टर होगा फिर कामयाबी भी उतनी ज्यादा मिली, और हमारा ज़मीर भी मुतमईन होगा कि खुदा वास्ते में पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ पैसा पैसे के लिए नहीं कमाना, पैसा किस लिए कमाना है? वालदैन को कोई अच्छे जोड़े ले देंगे, कोई मेडिसिन ले देंगे, उनके बुढ़ापे में उनकी खिदमत करेंगे, क्या हाल है? तो कुछ ऐसे मकासद आप रखेंगे तो आप कामयाब ज्यादा रहेंगे। वरना सक्सेस तो मिल ही जाती है, लेकिन इंसान को मकसद खो जाता है कि मैंने ये कामयाबी हासिल की है, इसका मकसद क्या था। आप ये जरूर फोकस करें। लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के दौर में इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी एजुकेशन चल रही है, उसमें सबसे आसान, बेहतर और बेनिफिशियल चार्टर्ड इस वक्त सबसे आसान, सबसे बेनिफिशियल और सबसे रिस्पेक्टफुल भी है। इसमें चोरी का इल्जाम लगता ही नहीं भाई, ये रिपोर्ट बना दी, ये इसकी फीस है। कोई चोरी नहीं है, सिंपल बात, क्या ख्याल है ना जी? तो इसलिए ये सबसे बेस्ट फील्ड है। अच्छा, इसकी डिफिकल्टी पे लोग बहुत बात करते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। अल्लाह ताला माफ करे, बच्चों को नजर ना लगे, माशाल्लाह। भतीजा है मेरा तो, बल्कि तीन भतीजे हैं मेरे। तो 2013 मेरे भाई का इंतकाल हो गया। तो उस वक्त वो छठी में पढ़ता था, छोटे वाला पांचवी में, उससे छोटा दूसरी तीसरी में। तो 2-4 मिनट ठहर के हो जाएगी, ठीक। लेकिन हुआ क्या, बच्चे पहले अंडर प्रेशर हुए। अंडर प्रेशर होकर उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ना छोड़ दिया। 6 महीने पढ़ा ही नहीं, बाप गुजर गया, फीस कौन देगा। जब मैंने उन्हें मना लिया कि तुमने पढ़ना है, तो उन्होंने, एक प्राइवेट स्कूल था वलेंशिया में, मिसबर के नाम से, काफी महंगा स्कूल था, उन्होंने जाके टाउनशिप में सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। छठी के 6 माह आया कि 8वीं में दाखिला ले लिया। अब 1.5-2 साल की तालीम गायब। हिम्मत मारी, मैंने कहा अच्छा चलो ये तुमने कर लिया, अब मेरी मर्जी चलेगी, जिस अकेडमी मैं कहूँगा वहां पढ़ोगे, फीस मेरी होगी। तो मैंने उनको किप्स में भेज दिया कि चलो यार पढ़ो तो सही ना। तो बच्चों ने एफएससी कर ली। अब वो बड़े वाला जो है, उसने मेरिट पे आया, तो उसने बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस शुरू कर दिया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और 2 साल गुजरे तो उसने कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर दी। इवनिंग में जॉब, सुबह को बीएस प्रोग्राम, और फिर वो कॉल सेंटर वालों ने उसे अकाउंटेंट देख के पेरोल पे मूव कर लिया, ऑपरेशन पे, कॉल से ऑपरेशन पे भी थोड़ी उसकी बढ़ा दी थी, 70-80 हज़ार तक रोल। अब वो इस वक्त इस सेशन में जो रिजल्ट आया उसमें उसका कॉर्पोरेट लॉ में फेल हो गया। तो उसके जो हैं 7 पेपर कैफ के क्लियर हो गए, कॉर्पोरेट लॉ में एमसीक्यू सॉल्व करने, सॉल्व किए, पेपर पे लिखने भूल गए, 47 पे फेल हुआ। 3 नंबर था मैं उसके। अगर वो सिर्फ लिख देता तो 8 सही थे, मैंने चेक किए थे, 12 में से 8 सही थे, क्वालिफाई कर जाता। अब आप बताइए ये कितना को मुश्किल है। एक बच्चा शाम को जॉब करता है, रात 7 बजे से सुबह 3-4 बजे तक, साथ वो बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी कर रहा है, और साथ उसने पीआरसी भी क्लियर कर लिया, और साथ उसने केएफ भी क्वालिफाई कर लिया। इंशाल्लाह एक पेपर है वो दे देगा, आप जरा ध्यान से दे देगा। तो कितना को मुश्किल है कोई रॉकेट साइंस। सिर्फ बात क्या है, डेडिकेशन है। आप बैठें, और आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, एक एक सवाल मेरे से पूछते हैं। ये बच्चों ने रिकॉर्डिंग सुनी है सिर्फ, यहीं से रिकॉर्डिंग राना नवीन साहब की दे देता हूँ, यहीं से रिकॉर्डिंग दाऊद शाही साहब की दे देता हूँ, ठीक है जी। वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, जो लेक्चर रिकॉर्डिंग सुन लो, पेपर दे देते हैं। तो क्या मुश्किल, क्या हाल है? अब आगे अल्लाह खैर करिए, क्वालिफाई करता है, अगर आर्टिकलशिप में जाना उधर चला जाएगा, नहीं जाना
एग्जाम्पशन लेके एसीसी करना चाहता वो कर ले, चॉइस उसके पास है। क्या हाल है, जॉब भी आ गई, सारा कुछ आ गया, अल्लाह का करम है। तो आप लोग तो 2 साल में से खत्म करो यार। एक बंदा 6 घंटे सोता है, 18 घंटे काम कर रहा है, 16 घंटे काम कर रहा है, आप वो नहीं कर सकते? 8 घंटे सो यार, दो 1-2 घंटे खेलो कूदो वॉक करो, बाकी के 14 घंटे लगाओ इसके ऊपर, मुकाओ इसको। ये कौन सी ऐसी चीज है? क्या हाल है? आप भी तो मिडिल क्लास से ही है ना, तो आप कौन से कोई सेठ हाबिब की औलाद है? कुछ भी नहीं। तो लिहाजा आप बैठो इसको मुकाओ, क्या मसला है इसके अंदर? 3-3 4-4 पेपर पकड़ो, लगाओ 13-14 घंटे रोज, तगड़े हो गए तो मुकाना है यार, क्या हो गया? डन इट, हो जाएगा। मेरे पास बच्चियां आई थी आज से कोई, अब काफी टाइम हो गया, तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये बच्चियां आज बैठी हैं ना, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन साल डेढ़ बाद वो बच्चियां आ गई मिठाई का डब्बा ले, क्या स्वागत है उनका। छोटी बच्चियां भी, कब परसों तो मैंने 6 माह पहले मैं गया, तो 6 महीने बने नहीं सर, 1.25 साल हो गए। करते हैं लोग यार, क्यों नहीं करते? ऐसी कौन सी बात? ये एक हाई रिस्पेक्टेबल फील्ड है, इसको ना छोड़ना, इसको अचीव कर लो। इसके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि तुम आईटी में जाना चाहो, बाद में आईटी में चले जाना, सिस्टम एनालिसिस में जाना है वहां चले जाना। आज जितने बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस सब चार्टर्ड अकाउंटेंट चला रहे हैं, क्या उन्होंने आईटी में क्वालिफाई किया है? जितने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है सब वो बनाते हैं। तो आपने जो करना है करो, इसको ना छोड़ो। अवेल इट, ये सस्ता है, लेकिन ये बहुत अच्छा रास्ता है। जो पूरी दुनिया में लकीली यूरोप और अमेरिका में लोगों ने अकाउंटेंसी छोड़ दिया, वो म्यूजिक सीख रहे हैं, प्योर साइंस पढ़ रहे हैं। आप एक ऐसी फील्ड में जिसके अंदर वहां पे लोग कम हैं। तो अफ्रीका और एशिया आप लगा इसके ऊपर हुआ है कि यार ये सीख लो, आपकी जॉब बन गई। ठीक है, तो आगे बात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके बच्चों, इंशाल्लाह कल बन के टेस्ट दूंगा मैं खुद।